हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिज्म का हमारा लास्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर की, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस रहेगा, फ्यूज़ वायर की, शॉर्ट सर्किटिंग की, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एसी ओवर डीसी। इन सब टॉपिक्स के साथ आज हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे, लास्ट लेक्चर करेंगे मैग्नेटिज्म का। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर। बच्चों, जनरेटर हो और उसका नाम दूसरा हम डायनमो रखते हैं, डायनमो। तो जनरेटर हो या डायनमो हो, इज़ अ मशीन used for generating electric current by converting mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने जैसे कि पीछे भी बात की थी लास्ट लेक्चर में, दैट जब भी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, it is the principle of electric generator. If you can recall, mechanical energy is converted into electrical energy in the presence of magnetic field. This is a principle of electric generator. So when the electric current produced changes continuously in magnitude and periodically, the word is periodically, यानी कि एक रेगुलर फैशन है उसका, एंड periodically in direction. मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, लेकिन पीरियोडिकली जब डायरेक्शन को चेंज करता है सेवरल टाइम्स in a second, the current is said to be or is known as alternating current, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, AC। ये एयर कंडीशन वाला AC नहीं है बच्चों, AC इज द ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक। एंड द मशीन is called AC जनरेटर, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ठीक। इसके अंदर होता क्या है बच्चों कि एक बारी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस में आती है और एक बार डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस पे जाती है। दिस इज़ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि करंट एक बार पॉजिटिव में जाता है, एक बार नेगेटिव में जाता है, यानी कि जस्ट द डायरेक्शन हैज़ बीन चेंज्ड। अगर एक बार क्लॉकवाइज है तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। This is the difference of AC current. When the current produced does not change in direction and magnitude, it is called डायरेक्ट करंट, और जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी भी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह का जनरेटर जो कि डायरेक्ट करंट पे चलता है, एंड द मशीन इज कॉल्ड एज डीसी जनरेटर, यानी कि जो एक ही डायरेक्शन में करंट को प्रोड्यूस करे उसे हम बोलते हैं डीसी जनरेटर, यानी पोलैरिटी इज फिक्स्ड, पोलैरिटी ऑफ डीसी आर फिक्स्ड। माने कैसे, मैंने आपको बताया था, ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, ग्राफ की बात करें तो इट हैज़ टू बी इन द सेम पैरेलल डायरेक्शन आएगी। direction of current is upward, with time it is going to be the same. So this is what is
a DC generator. For example, a cell or a battery that produces a DC current. So जब आपका घर इन्वर्टर पे काम कर रहा है, it is basically the DC generator. जब मेन सप्लाई पे है तो it is the alternating current. So we can define an electric current which changes its direction after a certain fixed interval of time is called alternating current. That is the AC. और मोस्टली ये जो एयर आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है बच्चों, इट इज़ यूज्ड इन पावर प्लांट्स. कोई भी हो सकते हैं, थर्मल भी हो सकते हैं आपके, हाइड्रो भी हो सकता है, एटॉमिक भी हो सकता है. किसी भी पावर प्लांट के अंदर जो करंट जनरेट होता है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट. नंबर ऑफ लाइन्स, डायरेक्शन ऑफ, number of times direction of current changes in 1 second, यानी change number of the events in 1 second is called frequency of AC. So मतलब in India हमारी फ्रीक्वेंसी बिजली में क्या है, फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़. आप कोई भी अपना अप्लायंस उठा के देख लीजिए, उसका प्लग चेक कीजिएगा, उसके ऊपर लिखा होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़. 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है, इट इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन 100 टाइम्स, माने 100 टाइम्स पर सेकेंड. मतलब 50 टाइम्स पॉजिटिव एक्सिस होगा या क्लॉकवाइज होगा, और 50 टाइम्स नेगेटिव होगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगा. सो टोटल कितनी बार चेंज हो रहा है, 100 टाइम्स. ठीक. सो दिस इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी. सबसे पहली एडवांटेज है बच्चों, पावर वेस्टेज इज लेस इन एसी और ऑलमोस्ट नील. इन पावर वेस्टेज इन एसी ट्रांसमिशन is almost negligible. देखो हम लोग ज़ीरो तो कर नहीं सकते, लेकिन नेग्लिजिबल होती है. एंड सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑल्सो लेस. जब वेस्टेज नहीं है तो ट्रांसमिशन की कॉस्ट भी कम पड़ेगी ओवर डीसी. नंबर 2, एसी कैन बी कंट्रोल्ड. हम ऑल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय चोक कॉइल. आपने देखा होगा आपके घर की ट्यूबलाइट्स में चोक लगी होती है, वो चोक इसीलिए होती है. सो लॉस ऑफ एनर्जी इज़ वेरी लेस. जो डिज़ायर्ड काम है उस पर्टिकुलर एनर्जी से वो काम कंप्लीट होता है. ठीक है. बट इन डीसी cannot be controlled. Yeah, it is controlled only by ohmic resistors which involves ह्यूज एनर्जी लॉस. क्योंकि वो ओमिक रजिस्टर क्या होगा, गर्म हो जाएगा तो काफ़ी सारी एनर्जी तो आपकी हीट फॉर्म में निकल जाएगी.
So here will be huge loss of energy in the form of heat. ठीक है जी, इसीलिए एसी बेहतर होता है डीसी से. नंबर 3, एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी एनी टाइम. by using slip by using split rings instead of slip rings. इसके बारे में हम बात करेंगे भी जब हम जनरेटर की बात करेंगे, ठीक है, बट नॉट वाइस वर्सा. लेकिन एक बार हमने एसी को कनेक्ट कर लिया, डीसी को में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन डीसी बना दिया तो एसी में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक. नंबर 4, एसी मशीन्स हैज़ लो मेंटेनेंस. नंबर 5, with the help of a transformer, alternating current can be obtained at any desirable voltage. तो आपने देखा होगा आपके घरों के बाहर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं. वो इसीलिए होते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है उसके हिसाब से हमें कितना करंट जो है वो प्रोड्यूस करना है. सो अकॉर्डिंगली वोल्टेज के हिसाब से करंट वो प्रोड्यूस करते हैं आपके ट्रांसफार्मर्स. ये तो हुए इसके बेनिफिट्स. सो चलिए देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ. ऐसा तो नहीं है कि एसी जो है फुल प्रूफ है, तो कोई ना कोई इसका डिसएडवांटेज भी होगा. ऑल्दो एडवांटेजेस आर मोर एंड डिसएडवांटेजेस आर वेरी लेस. पहली डिसएडवांटेज क्या है? एसी अट्रैक्ट्स पर्सन टूवर्ड्स इटसेल्फ, जबकि डीसी रिपेल्स. तो इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो एसी में बहुत तगड़ा लगेगा क्योंकि वो आप चिपक जाओगे इसके साथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है. लेकिन डीसी जो है वो रिपेल करता है. सो यू कैन से दैट एसी गिव्स serious shock than DC. Number 2, बच्चों AC cannot be used for electroplating. आपको पता है corrosion को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं electroplating और any electrolytic process. तो आपने देखा था कि वाटर को हम लोग स्प्लिट कर रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बना रहे थे. वहाँ पर आप डीसी यूज़ करते हो, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस. वहाँ हम एसी यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक, बट डीसी कैन बी यूज्ड. सो हर चीज़ की अपनी अपनी यूटिलिटी रहती है. तो चलिए देखते हैं कि ऑल्टरनेटिंग जनरेटर या एसी जनरेटर क्या है. जनरेटर क्या है हमारे पास? What is the principle on which it is working? Principle क्या है? Whenever in a closed circuit the magnetic field lines change and induced करंट इज प्रोड्यूस्ड. अगर एक शब्द में लिखना चाहें तो प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर आपका एसी काम करता है. कंस्ट्रक्शन देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? कंस्ट्रक्शन इसकी और डीसी जनरेटर की ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है विद अ वेरी स्मॉल चेंज. सबसे पहला देखिए क्या है? आर्मेचर. जस्ट लेट अस जस्ट गो क्विकली विद इट. ऑल्सो कॉल्ड एज कॉइल
large number of coils of copper, obviously it is insulated, wire wound around a soft iron core revolves around an axle between two poles of a magnet. This is the armature. Number 2 is the magnetic field. Permanent magnet in a small dynamo also called as magneto is used. और अगर आपका लार्ज डायनेमो है then we use electromagnet. और यूजुअली डायनेमो में इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज़ किया जाता है. तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पहले भी बताया, मैं फिर बता रही हूँ आपको. इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बच्चों, देयर इज़ अ नॉर्थ पोल एंड देयर इज़ अ साउथ पोल. दिस इज़ दी हॉर्स शू शेप मैग्नेट, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देन यू हैव नंबर 3. दिस इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ दी स्लिप रिंग्स. इंस्टेड ऑफ स्प्लिट रिंग्स, AC में स्लिप रिंग्स होती हैं. Again they are denoted by R1 and R2. Two hollow metal rings are connected with the armature at different heights. At different heights. These rings rotate with rotation of armature. देखो कैसे. मान लीजिए ये आपके पास आर्मेचर है, एक लंबी है एक बड़ी है वायर. क्यों? क्योंकि एक रिंग इसके साथ कनेक्टेड है और एक रिंग इसके साथ कनेक्टेड है. करेक्ट? सच दैट कि ये वाली रिंग इसमें से पास करती है बच्चों, इसमें से क्रॉस करती है. लेट अस से दिस इज R1 एंड दिस इज R2. ये हो गया A, B, C एंड D. नाउ R1 इज कनेक्टेड विद AB एंड R2 इज कनेक्टेड विद CD. ऑलवेज ये भी फिक्स्ड है. और जो वायर CD है आपकी, नाउ CD passes through R1 विदाउट टचिंग. उसको टच नहीं करता, वो सीधा उसमें से पास करता है एंड कनेक्ट विद R2. So just let us me just redraw it like this. ये गई आपकी CD इसमें से क्रॉस करेगी और नीचे वाले रिंग से कनेक्ट कर जाएगी like this. So ये है आपका R1, ये है आपका R2. This is what? This is connected to this one AB and this is CD. CD यहाँ आएगी, इसमें से पास करेगी, इससे कनेक्ट करेगी. तो this is how it is connected. तो यहाँ पे क्या है? डॉटेड लाइन है like this. This is a dotted line.
इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है। आपको याद होगा जब हम क्रॉस ओवर्स दिखाते हैं तो हम लोग कैसे दिखाते थे, लाइक दिस जंक्शन क्रॉसिंग ओवर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें स्लिप रिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि जनरेटर को फ़र्क पड़ रहा है एसी और डीसी में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं नंबर 4, दैट इज ब्रशेस। ब्रशेस ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। नाउ these sliding contact, that is B1 and B2, are stationary, but B1 is always in touch with R1 and B2 is always in touch with R2। ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहने वाला है। देखिए कैसे, ये रहा आपका एक रिंग, ये रही आपकी दूसरी रिंग, ठीक है। ये रहा आपका ब्रश B1, ये रहा आपका ब्रश B2, दिस इज R2 एंड दिस इज R1। और ऊपर से आपका आया था आर्मेचर, ये कनेक्टेड है इसके साथ AB, this is CD। Now it is going to come over here, again a dotted line, and then it is going to connect with this। So this is how this one is connected always to B2 to R2, B1 to R1, right। और उसके नीचे अगर हम चले जाएं तो बच्चों यहाँ पर बैटरी नहीं है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ हमने देखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, ठीक। और देख लीजिए बना ही दिया तो इसको भी बना लेते हैं। दिस इज़ माई नॉर्थ, दिस इज़ माई साउथ पोल, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये रहा आपका आर्मेचर जो इसके साथ रोटेट करने वाला है, राइट। सो इट ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद R2। ब्रशेस का काम क्या है, ब्रशेस पासेस करंट इंड्यूस्ड फ्रॉम armature to the external circuit containing resistance R and a galvanometer G। अब आप सोच रहे हैं रेजिस्टेंस तो लगाए नहीं, बिल्कुल लगाएंगे। ये रहा आपका रेजिस्टेंस R, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग। आप रेजिस्टेंस R लगा लीजिए, आप यहाँ कोई बल्ब लगा लीजिए, दिस इज ऑल अप टू यू, बिकॉज वी हैव टू जस्ट कनेक्ट अ कंडक्टर। सो लेट अस जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज द नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस इज द आर्मेचर इन बिटवीन, this is connected with a ring, let us say A, B, C and D। Now this is going to pass through this ring and is going to connect with the another slip ring. This is the R1, this is the R2। Now this is connected to one brush B1 and this is connected to another brush B2। Always there is a resistance connected in between R and there is a galvanometer connected to the circuit, like this, right। So now हमें इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं पता, और इसके साथ एक और चीज़ है बच्चों, दैट इज़ एन एक्सिस। ये एक एक्सल है, चलिए इसको हम किसी और पेन से मार्क कर लेते हैं सो दैट वी कैन हाईलाइट दिस एक्सिस, लाइक दिस। और ये एक्सेल इन दोनों रिंग्स के बीच में से क्रॉस कर रहा है। वी आर जस्ट गोइंग टू रोटेट दिस एक्सेल लाइक दिस। हम अब एक्सेल को रोटेट कर रहे हैं सच दैट नाउ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों,
north to south. This is the direction of magnetic field and we are going to rotate the coil. अब जब coil को rotate कर रहे हैं तो हमने पहले ही इसकी direction दिखा दी. Let us say AB moves inside, CD moves outward. कैसे बोला? Look at it. AB is moving inward, BC is moving outward. So this is the direction of motion like this. AB is moving inside. So direction of motion किससे show करना था? Thumb से. Magnetic field index finger से. So this is the index finger. This is my thumb. AB is moving inside. So what is the direction of current? Upward. Look at it. Okay. ये magnetic field ये आपने inside move किया. Direction of current downward. So आप यहाँ mark कर सकते हैं that the direction of current is downward. अब यहाँ देखिए direction of current कैसे निकालेंगे. Now the magnetic field is in this direction and the CD is coming out of the paper like this. So direction of current देखिए upward हो गया. ये mark कर देंगे upward. Getting my point? एक बार फिर देखो. राइट हैंड फिंगर राइट हैंड रूल यूज़ करना है, डायनेमो रूल यूज़ करना है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है. सी डी इज़ कमिंग आउट ऑफ द पेपर, तो ये लिखिए इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द पेपर. मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस साइड and this is the direction of the current. So look at it, upward direction, upward direction, upward, upward. So direction of current in CD is upward. Now just reverse it. Now the magnetic field is moving in this direction. Object is moving inside, AB is moving inside the paper. So look at it, direction of magnetic field क्या है? Downward. Look at it, it is downward, it is downward. Finger is downward, downward. So we have induced the direction of the current. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. नाउ बच्चों ये हाफ रोटेशन है. कब तक है ये रोटेशन? जब ए अंदर जा रहा है और सी डी बाहर आ रही है. अब कंप्लीट हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? ये हो जाएगा, दिस विल बी सी बी सी डी एंड ए बी. करेक्ट. चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं. दिस इज फॉर फर्स्ट हाफ. फॉर फर्स्ट हाफ व्हाट इज हैपनिंग? AB is going inward, going inside, and CD coming out. ठीक है. सो करंट इंड्यूस्ड क्या होगा? दिस इज डाउनवर्ड करंट इन AB and upward current in CD. सो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट आप क्या शो कर रहे हो. मैं रेड पेन से लगाते हैं. वेयर इज इट? ओके, ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट. राइट. सो आप देख रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है. ये लाइक दिस, करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन इन द आउटर सर्किट. हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? चलिए वो भी देखते हैं. आफ्टर हाफ रोटेशन एक बार फिर से अपना सर्किट बना लेते हैं. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज गोइंग टू बी द आर्मेचर. ये आपका ए हो जाएगा, ये बी, ये आपका सी और ये आपका डी हो जाएगा. ठीक है. Right? It is again connected to, this one is now C. ये connected किससे था? ब्रश B2 से. ये connected था आपका ब्रश B1 से. ये तो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं. ये रही आपकी रेजिस्टेंस, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर. नाउ दिस इज द सर्किट कंप्लीट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं. एक्सिस को अभी भी हम ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं. दिस इज बीइंग रोटेटेड अगेन इन द सेम डायरेक्शन. कोई डायरेक्शन में वहाँ चेंज नहीं आया. इसका मतलब अब आप ये देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन सी डी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, फोर्स की डायरेक्शन भी वही है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सी डी इज मूविंग इनसाइड. लुक एट इट. CD moving inside, AB moving outside. So now what is the happening? What is happening? What is the direction of current? बच्चों डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें क्या रहेगा? डाउनवर्ड.
इसमें क्या रहेगा, अपवर्ड। सो लुक एट इट, आउटर सर्किट में क्या हो गया, नाउ लुक एट इट, ये गया इसमें से, सी डी से जा रहा है ना, सी डी से कौन कनेक्टेड है, बी सी, बी कनेक्टेड है, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ लुक एट इट, समझ में आ रही है। सो नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी तक गैल्वेनोमीटर जो है उसकी डिफ्लेक्शन बच्चों हमें मिल रही थी कहाँ पर, इस डायरेक्शन में। अब देखिए गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या है, इस तरफ है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज रिवर्स्ड। सो फॉर सेकेंड हाफ AB is coming out and CD is going in. So current induced क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, AB में बाहर जा रहा है तो इट इज अपवर्ड और यहाँ डाउनवर्ड। सो नाउ लुक एट इट, पहले अपवर्ड था अब डाउनवर्ड है, पहले डाउनवर्ड था अब अपवर्ड है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज चेंज आफ्टर द हाफ रोटेशन। सो direction of current in the external circuit changed after half rotation of armature. So direction of current in the external circuit changed after every half rotation. हर बार आधा रोटेशन होता है उसके बाद डायरेक्शन की करंट चेंज हो जाएगा। सो इट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। करंट ऑल्टरनेट हो गया। सो दिस इज व्हाट इज द AC जनरेटर वी हैव। सो फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ उल्टी हो गई है। क्यों हो गई है, देखो डायरेक्शन इंटरनल सर्किट में चेंज नहीं है। इस वाली आर्म में पहले भी डाउनवर्ड था, इस वाली आर्म में अभी भी डाउनवर्ड है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आर्म है उसमें हमेशा डाउनवर्ड है, जो राइट हैंड साइड पे आर्म है उसमें हमेशा अपवर्ड है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इंटरनल सर्किट में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन देखो इसकी वजह से एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज चेंजिंग आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, जो जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, उसको बढ़ाने का हमारे पास तरीका क्या है। सबसे पहली चीज़, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। नंबर 2, इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉइल। ये तो सारी चीज़ें वही रहेंगी बिकॉज दे ऑल आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सोलेनॉइड पे डिपेंड कर रहा है। सो स्पीड ऑफ रोटेशन अगर बढ़ा दोगे आप, तेज़ी से घुमाओगे तो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगा। और नंबर 4 उस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए हॉर्स शू मैग्नेट को ही यूज़ किया जाता है। बच्चों अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि भैया DC जनरेटर बना दीजिए इंस्टेड ऑफ AC जनरेटर, तो घबराना नहीं है, आपने सिर्फ एक काम करना है। फॉर DC जनरेटर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल all are same except क्या बच्चों, except instead of slip rings use split rings। ठीक, बस इतना आपने करना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है।
ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ AC जनरेटर इनटू अ DC जनरेटर, जस्ट चेंज स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स लगा दीजिए. यू विल फाइंड द DC जनरेटर. ओके, लेट्स डू दी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. बच्चों, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो कैसी कैसी होती हैं. हमारे पास 3 तरह की वायर्स होती हैं. वन इज़ द लाइव वायर, अनदर वन इज़ द न्यूट्रल वायर, एंड द थर्ड वायर इज़ द अर्थ वायर. यूजुअली जब हम यूज़ करते हैं तो रेड वायर जो होती है उसमें करंट होता है, दैट इज़ द लाइव वायर. न्यूट्रल वायर इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ ऑफ ब्लैक कलर. और अर्थ वायर आपकी ग्रीन होती है, विच इज़ अगेन न्यूट्रल. दिस इज़ नेगेटिव, इसमें करंट नहीं होता. सो जो आपकी रेड वाली वायर होती है बच्चों, उसमें करंट होता है. जो ब्लैक है वो सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करती है. और अर्थ के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन वायर, विच इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रल वायर ऑल्सो. बट ये अब जो नए कन्वेंशंस आए हैं बच्चों, न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन में हम 2-3 कलर और भी यूज़ करने लगे हैं. दैट इज़ वी यूज़ ब्राउन कलर. ब्राउन कलर में हमेशा लाइव वायर यूज़ की जाती है. इट इज़ ओनली फॉर द कन्वेंशन कि कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए सर्किट खोल के चेक करने की, तो उसको ये पता होगा कि रेड कलर की वायर जो है भैया उसमें बिजली का करंट होगा, ब्राउन में बिजली का करंट होगा. लाइट ब्लू कलर जो है दैट विल बी रिप्लेसिंग ब्लैक वायर. लाइट ब्लू कलर में ब्लैक वायर करंट जो है वो सेपरेट होगा. और इसके अलावा ग्रीन कलर के साथ साथ हम लोग बच्चों एक और कलर यूज़ करते हैं टू शो दैट द वायर इज़ न्यूट्रल, एंड दैट कलर इज़ द येलो कलर. ठीक है, येलो कलर की हो या फिर ग्रीन कलर की वायर जो है, इट डू नॉट कंटेन, इट इज़ गोइंग टू हैव दी न्यूट्रल वायर, माने ये एक्सेस करंट को निकालेगी. अभी बात करते हैं इनके बारे में, सारों के बारे में. ठीक है. सो दीज आर दी 3 डिफरेंट कलर्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर दी सर्किट इन द हाउस. पोटेंशियल डिफरेंस between live and neutral wire is always equal to 220 वोल्ट. इसका मतलब क्या है, लाइव वायर जो कि आपकी रेड कलर की होती है और न्यूट्रल वायर जो कि आपकी ब्लैक कलर की रहती है, इन दोनों वायर्स के अंदर जो डिफरेंस है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 220 वोल्ट का रहता है. यानी कि रेड वायर इज़ एट 220 वोल्ट पोटेंशियल एंड दिस इज़ एट 0 वोल्ट. इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. ठीक है. एट द सेम टाइम जो आपकी ग्रीन वायर है बच्चों, ग्रीन वायर या फिर आपकी येलो वायर है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो होता है हमेशा ज़ीरो. दोनों का ही 0 वोल्ट रहता है ताकि मैक्सिमम करंट यहाँ से पास हो सके. ठीक है जी. अब सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले उसको डायग्रामेटिकली देखते हैं और फिर उसे समझते हैं. देखिए, हमारे पास होती है एक न्यूट्रल वायर, इसके साथ पैरेलल रन करेगी आपकी एक रेड वायर, और उसके साथ आपकी रन करती है बच्चों न्यूट्रल वायर जिसे हम कहते हैं ग्रीन वायर. ये तीनों वायर्स एक साथ ट्रैवल करती हैं. ठीक है जी. सबसे पहला स्ट्रक्चर जो इन वायर्स को मिलता है वो होता है आपका पोल फ्यूज़. पोल फ्यूज़ के अंदर एक फ्यूज़ वायर रहती है. आई होप आपको फ्यूज़ वायर याद होगा, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. ये तीनों की तीनों वायर्स एक साथ, फ्यूज़ वायर सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूट्रल वायर लाइव वायर में मिलेगी, कभी भी आपको न्यूट्रल वायर में फ्यूज़ नहीं मिलता. ठीक है जी. और उसके बाद आपको ये ग्रीन वायर जो है, ये न्यूट्रल वायर साथ में कैरी ऑन मिलेगी. These all three together reach another box which is called as meter.
मीटर में ये तीनों जाती हैं, चली गई। अब मीटर से क्या होगा, आपकी जो लाइव वायर है बच्चों, live wire will come out and it will reach another box that is called as another fuse. This is called as main fuse. ठीक, ऑब्वियसली इस मेन फ्यूज़ के अंदर ही, रेड वायर के अंदर ही फ्यूज़ लगना है, ब्लैक में फ्यूज़ नहीं लगेगा। बट ब्लैक वायर इज़ रनिंग पैरेलल, यहाँ से आएगी ज़रूर एंड इट विल मूव पैरेलल। सिमिलरली ग्रीन भी साथ में आएगी एंड इट विल मूव पैरेलल। ठीक, लेकिन सारे फ्यूजेस जो हैं वो सिर्फ रेड के साथ चलते जाएंगे। नाउ यहाँ से आपकी रेड वायर मूव करेगी आगे फर्दर एंड इट विल रीच अनदर बॉक्स दैट इज कॉल्ड एज मेन स्विच, जिसे आप स्विच बोर्ड भी कह देते हो। ठीक, इस स्विच बोर्ड के अंदर डेफिनेटली कुछ प्लग्स होंगे, ठीक है जी, कीज़ जिसे हम कह देते हैं स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ से बच्चों एक लाइव वायर निकलती है और दूसरी आपकी निकलती है न्यूट्रल वायर, ठीक है जी, यानी कि ब्लैक वायर। ये दोनों जाके पहुँचती हैं फिर एक और सर्किट बॉक्स में, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में बहुत सारे कीज़ मिलेंगे आपको, जो आप एमसीज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरे के पूरे घर को सप्लाई की जाती है। ये ग्रीन वायर अनडाउटेडली ये भी पैरेलल चल रही है आपके साथ, यहाँ के फ्यूज़ हो जाएगी, ये भी यहाँ के फ्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। दीज विल मूव टुगेदर ऑल थ्री, और फिर क्या होगा, मेन सर्किट से आपके हर एक जगह पे अलग अलग जाएंगी। स्पेसिफिकली आपके पावर प्लग में, पावर प्लग के अंदर बच्चों ये तीनों ही आएंगे, यानी कि ब्लैक भी पहुंचेगी, ग्रीन भी पहुंचेगी, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में साथ आ रही है। एंड देन यहाँ से आपकी ब्लैक भी आएगी, रेड भी आएगी और ग्रीन वायर भी आएगी, ऑल थ्री। आपने देखा होगा कि जितने भी आपके पावर प्लग्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर मोटे मोटे से 3 डॉट्स मिलते हैं आपको, 3 ओपनिंग्स होती हैं पावर सॉकेट लगाने के लिए, ठीक। सिमिलरली दे विल मूव फर्दर एंड दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर एरियाज ऑफ द अदर सर्किट्स ऑफ द हाउस। तो चलिए ज़रा देखते हैं क्या क्या है इनका मतलब। सबसे पहले देखते हैं पोल फ्यूज़ को। पोल फ्यूज़ क्या होता है बच्चों? पोल फ्यूज़ होता है जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपके घर के बाहर लगाती है। कब? जब आपके घर में मेन सप्लाई अंदर आती है, यानी कि दिस इज़ द पोल फ्यूज़। ये बताता है कि कितना करंट इस घर में जाना चाहिए, कितनी वोल्टेज इसको मिलनी चाहिए, जितना कि उन्होंने अप्लाई किया होगा। लाइक आपने सुना होगा 8 kV, 5 kV, 3 kV, किलो वोल्ट। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ द light or the potential difference that we have got sanctioned from the department. नेक्स्ट आपके पास आता है एनर्जी मीटर। पोल के बाद देखिए, पोल फ्यूज़ के बाद आपका लगता है एनर्जी मीटर। वो मीटर जो कि ये चेक करता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वी हैव कंज्यूम्ड। और यहाँ पे जो अर्थ वायर होती है बच्चों, दिस अर्थ वायर इज़ कंपाउंडेड इनटू द ग्राउंड। वाई सो? इन द अर्थ, इसीलिए इसका नाम अर्थिंग बोलते हैं, ताकि अगर कभी गलती से एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी पहुंच भी गई बिकॉज ऑफ एनी ड्रॉबैक, एनी फॉल्ट, तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो घर के अंदर ना जाए, अदरवाइज अप्लाइंसेस ख़राब हो जाएंगे। सो अर्थिंग इज़ डन राइट ओवर द मीटर। देन आपके पास आता है मेन फ्यूज़। मेन फ्यूज़ हमेशा लाइव वायर में लगता है। फ्यूज़ हमें मालूम है हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, तो लाइव वायर के साथ सीरीज़ में उसे हम कनेक्ट कर देते हैं, विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द मीटर आउटपुट टर्मिनल ऑफ द मीटर। मीटर में से जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ से ये लाइव वायर बाहर निकलेगी, कहाँ से? फ्यूज़ में से होते हुए। देन कम्स द मेन स्विच। मेन स्विच में बच्चा लाइव और न्यूट्रल वायर कनेक्टेड होती है और इसका डबल पोल स्विच होता है। तो लुक एट इट, एक ये, दिस इज़ द डबल पोल स्विच, ठीक।
एंड हैज़ एन आयरन कवरिंग, इसको हम लोग एक आयरन से कवर करते हैं, बॉक्स से कवर करते हैं। और ये आयरन बॉक्स बच्चों अगेन इज़ अर्थेड, इसको भी हमने अर्थ कर दिया जाता है टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और द सर्किट। अर्थ कर दिया जाता है। दिस कैन कट ऑफ द लाइन एंड न्यूट्रल वायर फ्रॉम द हाउस होल्ड सर्किट, यानी अगर आप इसे बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, की को स्विच ऑफ ओपन कर दो, तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। तो लुक एट इट, देयर आर सर्टन कीज, आई हैव टोल्ड यू कि अगर इसको बंद कर देंगे, ठीक है, ये भी बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाए, ये क्लोज हो जाए तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। अगर ये ओपन है तो सर्किट ओपन है। सो दिस इज़ अ बाईपोलर एंड दिस बाईपोलर स्विच कैन एक्चुअली कंट्रोल द लाइट इन द हाउस। लास्टली हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। पावर लाइन्स फ्रॉम मेन स्विच, जो अभी हमने बॉक्स निकाला आयरन का, कम्स आउट टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मेन स्विच से लाइट कहाँ पहुँचेगी? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पहुँचेगी। फ्रॉम हेयर वायर्स गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस, यहाँ से पूरे घर को बिजली सेपरेट की जाती है। बच्चों हाउस की जो वायरिंग होती है वो दो तरीके से की जाती है, या तो वो पैरेलल सिस्टम होता है लाइक अ ट्री, या फिर इट इज अ सीरीज सिस्टम लाइक अ रिंग। इसके अंदर क्या है? लाइंस डायरेक्टली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड टू रूम थ्रू वायर्स इज कनेक्टेड, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डायरेक्टली आई, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, या फिर एक के बाद एक सीरीज के फॉर्म में लगाया जाए। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का फ़ायदा क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। राइट, सबसे पहली चीज़, इफ़ शॉर्ट सर्किटिंग इन one distribution line or one distribution circuit occurs, its fuse will blow off, it will melt, and circuit will be open, yeah, will be broken without affecting the supply of other circuits in the house। तो आपने देखा होगा कि हम कहते हैं एक फेज़ की लाइट चली गई है, दूसरे फेज़ में आ रही है, या एक कमरे में आ रही है, एक कमरे में नहीं आ रही है। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि घर में भी हम जो कॉम्बिनेशन लेते हैं वो पैरेलल लेते हैं। सेकेंड चीज़, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर आर कॉमन टू ऑल सर्किट्स। वो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में पैरेलल में किसको देना है? सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर से मतलब है, लाइव वायर पैरेलल होनी चाहिए। नंबर 3, ऑल अप्लायंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हाट इज़ कॉमन? येस, इट इज़ द वोल्टेज। ऑल अप्लायंसेस कनेक्टेड विल गेट सेम voltage, so they will work well. Number 4, connections from live wire are taken to one terminal of the appliance through a switch and other terminal is connected to neutral wire to complete the circuit।
तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर लाइव वायर में करंट है तो फिर ब्लैक वाली वायर की हमें क्यों ज़रूरत है। बच्चों, ब्लैक वाली वायर जो है वो कंप्लीट करती है सर्किट को, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, राइट। लेकिन ऐसा तो नहीं है, कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं है, सो देयर मस्ट बी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। What are the disadvantages of parallel combination? Number one, longer wires are required. Longer wires are required. So expensive भी होगा इसको इंस्टॉल कराना. Number two, fuse of one line is blown off, then all appliances of that line will stop working. Number three, plugs and sockets of different current capacities are required. जैसे कि पावर प्लग चाहिए आपको, नॉर्मल प्लग चाहिए, है ना, फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस. डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज. करेक्ट. हमें किस में कितनी पावर चाहिए देखना पड़ेगा, पावर भी लिख सकते हो आप यहाँ. नंबर फोर, इट टेक्स लॉन्गर टाइम. इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू बी इंस्टॉल्ड. एक बार लग गया लेकिन तो फिर बेहतर ही बेहतर है, लेकिन फिर भी टाइम तो लगा ही. बच्चों, एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट. तो इसका आंसर क्या है. नंबर वन, सिंस current remains constant but potential difference is different or varies, so appliances do not get required voltage to operate properly, इसलिए सीरीज नहीं लगाते. नंबर टू, इफ एन अप्लायंस इज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी वो काम ना करे, देन ऑल द अप्लायंसेस इन द सर्किट will not work. कभी कभी आपने देखा होगा घर के अंदर कोई एक अप्लायंस शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके साथ साथ हम देखते हैं उस रूम की लाइट ही पूरी चली गई. वाई सो? बिकॉज द सर्किट इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द हाउस इज इन सीरीज. नंबर थ्री, ऑल अप्लायंसेस will work simultaneously together when not required. नहीं भी चाहिए तो भी साथ में काम करता है. कई बार होता है ना, इलेक्ट्रिशियन बोल जाते हैं कि जी हमने डायरेक्ट कर दिया है कि आप एक स्विच ऑन करोगे, पंखे के साथ लाइट भी चलेगी या लाइट के साथ पंखा भी चलेगा. दैट मीन्स ही हैज़ मेड द सर्किट इन सीरीज. सो बताइए, जब हमें पंखे की ज़रूरत नहीं है और लाइट ऑन करने से पंखा भी चल रहा है तो पावर की तो वेस्टेज ही हो रही है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बी अ वेस्टेज ऑफ पावर. ठीक है. सो इसीलिए सीरीज इज़ नॉट प्रेफर्ड इन हाउस. इफ़ वी स्विच ऑफ वन अप्लायंस, all other will
स्टॉप वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताया, लाइट ऑन करेंगे तो पंखा भी चलेगा व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. हमें सिर्फ लाइट की ज़रूरत है. और कभी हमें पंखा चलाने की ज़रूरत है तो हमें ज़बरदस्ती लाइट भी ऑन करनी पड़ेगी. अगर आप लाइट ऑफ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली पंखा भी बंद हो जाएगा. सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक सर्किट. इसीलिए यूज़ नहीं करते. एक टॉपिक एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है बच्चों, दैट इज़ द शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग. दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, ऑल्दो देयर इज़ अ वेरी फाइन थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द टू. सो व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किटिंग, पहले इसको देख लेते हैं. इट अकर्स when the ends of a circuit are connected by a conductor of very low resistance as compared to that of the circuit. जब लो रेजिस्टेंस होती है तो क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा. जब करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी. इसकी वजह से क्या होगा, करंट विल इंक्रीज. करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी. हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, इंसुलेशन मेल्ट कर जाएगी. इंसुलेशन ऑफ वायर्स विल मेल्ट. करेक्ट. अब क्या होगा, दिस विल लीड टू व्हेन live wire and neutral wire on losing their insulation comes in direct contact with each other, when live wire and neutral wire on losing their insulation comes in direct contact with each other, resistance increases suddenly. Resistance decreases suddenly to a very low level, low value, and consequently current becomes very large. This large current leads to heating of wires, which produces sparking at the point of contact. This is called short circuiting. तो जो यहाँ से हीट प्रोड्यूस हुई है, दिस इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस स्पार्क. एट द सेम टाइम बाकी जगह की जो वायर्स हैं उनको भी मेल्ट करता है एंड कैन कॉज मेजर डैमेज. ठीक. दिस अकर्स ड्यू टू damage to the insulation or this occurs due to damage of the insulation or number 2 fault in an appliance. तो अगर कोई पूछता है कि शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ है, सो इसका रीज़न है
इंसुलेशन का ख़त्म हो जाना या फिर अप्लायंस के अंदर फॉल्ट होना, इन दो कारणों से शॉर्ट सर्किटिंग होगी। ओवरलोडिंग क्या है फिर? ओवरलोडिंग होता है बच्चों व्हेन टू मैनी appliances are connected to common source of voltage, that is called as overloading। जैसा कि गर्मियों में आपकी सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा या इन जनरल भी बहुत सारे एसीज चलते हैं, बहुत सारे अप्लाइंसेस चलते हैं। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, बार बार आपकी बिजली जो है वो जाती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी कट्स लगते रहते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग, कि बहुत सारे अप्लाइंसेस एक साथ चल रहे हैं जितना कि लोड वो बियर नहीं कर सकता, सो सर्किट बार बार ब्रेक करता है। दैट इज़ कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। लास्ट टॉपिक दैट वी नीड टू लुक इन टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्यूज़। बच्चों ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एग्जाम में। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़? इट्स अ सेफ्टी डिवाइस। ऑल्दो इसके बारे में हमने बात की है इन चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, या थोड़ी सी और इलेबोरेटेड बात करनी है हमें। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस which is used in series always to limit the instant rise in current in an electric circuit, so that it easily melt due to overheating when excessive current passes through it. A fuse is a wire of a material with low melting point. मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी तो जल्दी से मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक करेगी और सेफ्टी देगी। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो फ्यूज़ वायर मेल्ट नहीं करेगा, सर्किट के साथ साथ आपका अप्लायंस भी ख़राब होगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फ्यूज़ जो है बच्चों, इट इज़ मेड ऑफ alloy of tin and lead, and it melts at 200 डिग्री सेल्सियस। टिन का परसेंटेज है 25%, लेड उसमें है 75%। What are the features of fuse wire? Number 1, fuse wire is always connected in series in live wire। कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं लगती, हमेशा लाइव वायर में लगती है। बच्चों ये 1 मार्कर में पक्का आ सकता है। ऑलवेज कनेक्टेड in the beginning of the circuit Number 3, thicker the fuse, यानी जितनी मोटी वायर होगी, higher the current capacity। मतलब अगर मान लीजिए वायर आपकी फ्यूज़ वायर है, ये 3 एम्पियर के लिए है, तो 4 एम्पियर के लिए थोड़ी थिक हो जाएगी, 5 एम्पियर के लिए और थिक हो जाएगी, राइट। सो जितनी ज़्यादा थिकनेस बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा करंट की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। नंबर 4,
fuse wire should always be of current capacity fuse wire should always be of the current capacity less than the maximum current which a circuit or appliance can withstand। इसका मतलब ये नहीं है कि अप्लायंस को 8.09 एम्पियर की ज़रूरत है तो हम फ्यूज़ यूज़ कर लें 8 एम्पियर का। नो, बिकॉज आप सोच रहे हैं लेस देन द मैक्सिमम करंट। नो, दिस इज़ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द अप्लायंस। सो दिस इज़ द वर्किंग करंट। करंट कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसकी? 9 एम्पियर तक। 9 एम्पियर का आप इसमें फ्यूज़ यूज़ करेंगे रादर देन 8, बिकॉज 8 एम्पियर पे सर्किट विल नॉट वर्क या अप्लायंस विल नॉट वर्क, क्योंकि उसको कम से कम करंट कितना चाहिए? 8.09 एम्पियर का। तो नेक्स्ट पॉसिबल फ्यूज़ वायर का कितना हो सकता है करंट एम्पियर? दैट विल बी 9 एम्पियर। सो इसके ऊपर अप्लायंस कैन विद स्टैंड 9 एम्पियर करंट। इसीलिए दिस इज द अमाउंट ऑफ द एम्पियर और ऑफ द फ्यूज़। सो फ्यूज़ जो है बच्चों, फ्यूज़ इज कॉमनली यूज्ड आर ऑफ टू टाइप। पहला कौन सा है बच्चों? पोर्सिलिन का, पोर्सिलिन ग्रिप फ्यूज़ वायर आती है, और दूसरी होती है कार्ट्रिज, कार्ट्रिज फ्यूज़। कार्ट्रिज फ्यूज़ आप मोस्टली देखोगे टीवी के साथ, कंप्यूटर के साथ। एक छोटी सी वायर होती है। जितने भी एक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके लिए हम लोग कार्ट्रिज फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं, यानी एक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज, उनमें हम लोग कार्ट्रिज फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं। बाकी जगह पोर्सिलिन यूज़ करते हैं। तो सिंबल क्या है फ्यूज़ वायर का? देखिए, फ्यूज़ वायर कुछ इस तरह से होती है आपकी, लाइक दिस, जिसके अंदर ये क्या है बच्चों? मेटल कैप्स। और ये मेटल कैप्स मोस्टली टिन की होती हैं, करेक्ट। उसके बाद ये जो है बच्चों, दिस इज़ द ग्लास बॉडी और द ग्लास केस, और इसके अंदर आपकी होती है फ्यूज़ वायर। दिस इज़ द फ्यूज़ वायर, राइट। सो जो ग्लास है, दिस ग्लास केस इज ऑफ पोर्सिलिन। दिस इज व्हाट इज द फ्यूज़ वायर लुक लाइक्स। अब एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चों, इसमें हम देख लेते हैं उसको, क्योंकि कई बार उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। द क्वेश्चन इज, पॉइंट इज अर्थिंग। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग? सो बच्चों, बहुत सारे अप्लायंस हैं जिनको छूने पे हमें करंट लगता है। मैनी मेटालिक बॉडी अप्लायंसेस are used if the insulation of any body of any metal and metal melts and contact with metallic body happens, the body will have some potential difference। हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। as wire, person touching this body
may receive a severe shock because electric current from the metal body will flow through the बॉडी ऑफ पर्सन. उस बंदे की बॉडी से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. देयरफॉर मेटल बॉडीज आर ऑलवेज अर्थड सो दैट एक्सेस करंट जो है वो डायरेक्टली अर्थ में जाए. सिंस अर्थ प्रोवाइड्स no resistance to current, so access current flows through earth wire than person touching it. ठीक है. दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग. आपने देखा होगा बच्चों, रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन. आपने सुनी होगी वर्ड MRI. व्हाट इज MRI? इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कई बार. दिस इज द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों आज की डेट में, बिकॉज हार्ट, ब्रेन एंड सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, बोन्स को छोड़ दिया जाए, हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड, और इसी मैग्नेटिक फील्ड को वो कैप्चर करता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैग्नेटिज्म इन द मेडिसिन. सो बच्चों, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर मैग्नेटिज्म. आई होप you enjoyed it and it was not at all difficult chapter anymore. So take care, keep smiling and keep studying.